हेलो एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो, इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी जानेंगे। इन 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन। और ये जो सर आइजक न्यूटन थे, ये बहुत यंगेस्ट और बहुत कह सकते हैं क्यूरियोसिटी रखने वाले साइंटिस्ट थे। और जब ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इनका बड़ा इंटरेस्ट था कि लाइट के बारे में हम स्टडी करें और बहुत कुछ लाइट के बारे में जानें। उसी दौरान फिर उन्होंने क्या किया, एक स्टडी परफॉर्म किया और उसी से डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम किस तरीके से देखा, उस पर हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो एक हैवी बॉडी ले ली और उस हैवी बॉडी यानी हेवनली बॉडी का इमेज फॉर्मेशन देखना चाहा थ्रू द रिफ्रैक्शन, थ्रू द लेंस बाय द रिफ्रैक्शन। और उन्होंने क्या किया, एक लेंस लिया। क्या किया, ये हेवनली बॉडी है और रिफ्रैक्शन के थ्रू यानी कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इन्होंने क्या देखना चाहा, इसका इमेज देखना चाहा। जब उन्होंने इसका इमेज देखा थ्रू द लेंस तो उन्होंने क्या देखा कि जो इमेज इसका बन रहा है, जो इमेज इस ऑब्जेक्ट का बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज एज पर कलर्ड आ रहा है। कहाँ क्या आ रहा है, कलर्ड आ रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि इस हेवनली बॉडी का इमेज कलर्ड हमको मिल रहा है तो उनको ऐसा लगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर आइजक न्यूटन ने ऐसा सोचा कि इस हमारे लेंस में कुछ डिफेक्ट है। इस हमारे लेंस में क्या है, कुछ डिफेक्ट है। यानी कि हमने लेंस ही ऐसा चूज किया इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कि जो डिफेक्टिव लेंस है। और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया मोर एंड मोर टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बहुत ही केयरफुल्ली, बहुत ही केयरफुल्ली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। और यहाँ तक कि नहीं इसी लेंस से ही रिपीट किया बल्कि इस पॉलिश्ड लेंस को भी लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद फिर उनको क्या मिला कि स्टिल कलर्ड इमेज मिला। फिर से उनको क्या मिला कि इमेज वाज स्टिल कलर। ठीक है, अभी भी उनको क्या मिल रहा था, कलर्ड इमेज मिल रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया किसी लेंस से तो इमेज हमको कलर्ड मिला, यानी कि वो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे लेंस में कोई डिफेक्ट है। और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार बहुत केयरफुल्ली रिपीट किया और कलर्ड कह सकते हैं कि उससे, या पॉलिश्ड लेंस को लेकर, कलर नहीं कह सकते हैं, पॉलिश्ड लेंस को लेकर इस एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म किया। फिर उनको ये लग गया कि हर बार अगर मेरा इमेज कलर्ड ही मिल रहा है तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट करने के तरीके में और लेंस में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारा जो लेंस है या हमारी जो परफॉर्म करने का स्टाइल है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही है। यानी कि न्यूटन्स देन कंक्लूडेड दैट द फॉल्ट इज नॉट विथ इन द लेंस। वो हमारे लेंस में नहीं है कोई डिफेक्ट, बट देयर इज द समथिंग इन द नेचर ऑफ द वाइट लाइट। उन्होंने ये सोच लिया कि हमारे प्रैक्टिकल में तो कोई अब कमी नहीं रह गई है, बल्कि अब जो कमी है वो, या जो कुछ भी है, वो वाइट लाइट के नेचर में है, वाइट लाइट के नेचर में है। और अब वाइट लाइट के उस नेचर की स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सोचा।
उन्होंने क्या किया, अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सोचा, और इस बात को कि जब हम किसी हेवनली ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस के थ्रू बना रहे हैं, पॉलिश्ड लेंस के थ्रू बना रहे हैं, तो एज पर वो कलर्ड आ रहा है, तो उस कलर्ड इमेज को पता करने के लिए, यानी इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्यों ऐसा आ रहा है, वाइट लाइट की डिटेल में स्टडी की उन्होंने, और उसी प्रैक्टिकल को उन्होंने एक दूसरे वे में परफॉर्म किया। लेकिन अब की बार लेंस ना लेकर उन्होंने क्या लिया, प्रिज्म लिया। उन्होंने क्या लिया, प्रिज्म लिया। उस प्रैक्टिकल को अब लेंस से नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, प्रिज्म से कर रहे हैं। और इस न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट को हम न्यूटन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। न्यूटन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ये किसके हेल्प से हो रहा है, प्रिज्म की हेल्प से हो रहा है। और जब उन्होंने ये पता कर लिया कि वाइट लाइट में ही कमी थी और वाइट लाइट में ही कुछ और हो रहा था जिसकी वजह से हमारा इमेज कलर्ड आ रहा था, तो ये प्रैक्टिकल बहुत ही चर्चा में आया, और इस प्रैक्टिकल की वजह से इसका नाम पड़ गया कि न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि उन्होंने एक डार्क रूम लिया, बिल्कुल डार्क रूम लिया, जैसा कि मेरा स्क्रीन है, एकदम डार्क रूम लिया, और उस डार्क रूम में ऐसा एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक फाइन ऐसे होल किया जिससे वाइट लाइट को परमिशन मिला कि वाइट लाइट आए, उस फाइन होल से वाइट लाइट आए। यानी कि एक विंडो ली और उस विंडो से वाइट लाइट आया, और उन्होंने क्या लिया, एक गिलास प्रिज्म लिया। क्या लिया, एक गिलास प्रिज्म लिया। वाइट लाइट ली और फिर क्या लिया, उन्होंने एक गिलास प्रिज्म लिया, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से वाइट लाइट ली, और वाइट लाइट को परमिट किया, वाइट लाइट को परमिट किया, एक लाइट को परमिट किया कहाँ पर, एक गिलास के प्रिज्म पर। किस पर, ग्लास के प्रिज्म पर उन्होंने परमिट किया। और जब ग्लास के प्रिज्म पर उन्होंने इस वाइट लाइट को परमिट किया, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म पर जब ये लाइट पड़ी, तो ये लाइट क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि स्प्लिट हो जा रही है, जो इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म वाज रिसीव्ड ऑन द वाइट स्क्रीन है, जो यहाँ पर वाइट स्क्रीन लगा है, वाइट स्क्रीन पर जो इमर्जिंग ये लाइट आ रही है, ये अब कलर्ड लाइट आ रही है, जबकि इधर से हमने क्या चलाया था, वाइट लाइट चलाया था। स्क्रीन पर कैसी लाइट मिल रही है, कलर्ड लाइट मिल रही है। तो स्क्रीन पर जो ये कलर्ड पैच दिखाई पड़ गया, लाइक एज रैम्बो, जो रैम्बो के तरीके से ये कलर्ड पैच दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्टेंड हुआ है हमको इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस स्क्रीन पर जो एक कलर्ड पैच मिल रहा है, दिस कलर्ड पैच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उन्होंने इसी को क्या कहा कि यही स्पेक्ट्रम है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने एक वाइट लाइट को उस अंधेरे कमरे में अलाउ कर दिया, और जो सन से आ रही थी, डार्क रूम में लाइट आ रही थी, और उन्होंने उस लाइट को कैसे अलाउ किया था कि वॉल में बहुत ही नैरो अपर्चर करके वाइट लाइट को अलाउ किया था, और जब वो वाइट लाइट प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुई, तो वो थोड़ा सा डेविएट हुए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। लेकिन सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब वो लाइट पहुंची तो और ज़्यादा स्प्लिट हो गई, मतलब और ज़्यादा स्प्लिट नहीं हुई, और ज़्यादा फर्दर उसकी बिड्थ बढ़ गई। तो बिड्थ बढ़ गई, और फिर हमने एक वाइट स्क्रीन पर उस लाइट को या इमर्जिंग लाइट को जब रिसीव किया, तो हमको एक कलर्ड पैच दिखाई पड़ा, और फिर न्यूटन ने बोला कि यही जो कलर्ड पैच है, ऑब्टेंड है, इसी कलर्ड पैच को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो अगर हम इस कलर्ड पैच के बारे में और डिटेल में बात करें और स्टार्ट करें, कैसा, कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम द बेस। कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के बेस से हम अगर ऐसे चलें, प्रिज्म के बेस से ऐसे चलें, देखो प्रिज्म का बेस क्या है, यही तो है प्रिज्म का बेस। तो अगर हम प्रिज्म के बेस से ऐसे चलें, स्टार्ट करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कलर्ड पैच दिखाई पड़ रहा है,
कलरफुल जो ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये कौन से कलर के होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये कौन से कलर के होंगे, ये वायलेट कलर के होंगे, इंडिगो कलर के होंगे, इंडिगो कलर के होंगे, और ब्लू कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे, ऑरेंज कलर के होंगे, और ऑरेंज कलर के होंगे, और फिर रेड कलर के होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7 मेन 7 कलर में उन्होंने क्या किया, इस वंडरफुल पैच को क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया। और यही नहीं कि केवल वंडरफुल इन पैटर्न को उन्होंने 7 कलर में ही डिवाइड किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ऑर्डर ऑफ कलर इन स्पेक्ट्रम कैन इजीली बी रिमेंबर्ड बाय द वर्ड, जो हमने रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ऐसे रिमेंबर किया है और ऐसे ऑब्टेंड किया है, यही नहीं कि ये सिर्फ 7 कलर हैं, इनका वेवलेंथ भी बताया और इनकी फ्रीक्वेंसी भी स्टडी की गई। ठीक है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता दिया है कि कौन सा कलर किस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तक ऑब्टेंड किया जा सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट को न्यूटन सर ने परफॉर्म करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुँचे, और वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन भी हम लोग यहाँ लिख ही लेते हैं। क्या कंक्लूजन है? वो कंक्लूजन ये है कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 प्रोमिनेंट कलर। तो ये बात भी हम नहीं लिख ही लेते हैं कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 प्रोमिनेंट कलर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। आप ऐसा भी कह सकते हैं, वाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। आपको हो सकता है ये एकदम बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ 7 कलर, 7 कलर। ठीक है, ये 7 कलर का मिक्सचर है वाइट लाइट। लेकिन अब क्वेश्चन या सवाल ये उठता है कि ये 7 कलर वाइट लाइट में हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती हैं? तो बेटा इसलिए नहीं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि वाइट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बहुत हाई स्पीड में चलता है, और बहुत हाई स्पीड में चलने की वजह से ये, और एक बात और बता दें, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है जो कि वैक्यूम में सारे के सारे कलर सेम स्पीड से चलते हैं। चाहे जो भी ये कलर हो, वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं। तो सेम स्पीड में चलने की वजह से ये स्प्लिट नहीं हो पाए, और जब ये स्प्लिट नहीं हो पाए तो इन सब का मिक्सचर आपको वाइट कलर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में आई ये लाइट, इन सब के लिए इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा, और सब की वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट होने की वजह से रेड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वायलेट की स्पीड कम हो जाएगी, और बीच में ऐसे पूरा सब का स्पीड डिक्रीज होता चला जाएगा। ऊपर से रेड से अगर वायलेट की ओर चले तो स्पीड डिक्रीज होता चला जाएगा, और सब के सब क्या हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएंगे, और स्लो होने की वजह से ये स्प्लिट हो जाएंगे। यानी स्पीड के चेंज होने की वजह से और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से किसी मीडियम में ये स्प्लिट हो जाएंगे, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में या प्रोमिनेंट कलर में ये डिवाइड हो जाएंगे। इसकी यही इसका होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए कि न्यूटन ने ये कंक्लूजन ये निकाला कि ये 7 प्रोमिनेंट कलर में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ नहीं रुका, आगे भी बताया। क्या बताया कि हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग एक स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ भी होती है लाइट की। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ भी होती है, और इन वेवलेंथ को अगर हम मिक्स कर दें और सबको वैक्यूम में चलाएं और ये सब एक स्पीड से चलें तो यही वाइट लाइट बनते हैं। यानी कि हम यहाँ पर एक कंक्लूजन और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि वाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, ये भी हम कह सकते हैं।
देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, ये भी आप कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। और इसी वजह से इसे एक और नाम दे देते हैं हम कि वाइट लाइट का जो नेचर है ये कैसा नेचर है, तो इट इज पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। अभी हम ये भी बात कर रहे हैं कि पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर क्या है, यह आप ऐसे देख ही लो कि वाइट लाइट क्या है, जिसमें 7 कलर मिले हुए हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। और आप देख भी रहे हो कि वाइट लाइट जो है ना, वाइट लाइट जो है वो क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ का मिक्सचर है, लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ का क्या है, मिक्सचर है। अगर ये लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ का मिक्सचर है तो इसलिए वाइट लाइट कैसा नेचर में है, पॉलीक्रोमैटिक नेचर में है। नेचर में कैसा है, पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है कि बहुत सारे कलर वाइट लाइट में क्या है, मिक्स्ड है। तो बहुत सी जगह पर आपने पढ़ा होगा क्रोमैटिक लाइट, फिर ये क्रोमैटिक लाइट क्या है, और पॉलीक्रोमैटिक लाइट तो आप समझ गए कि बहुत सारे कलर जब एक में मिक्स हो तो वो पॉलीक्रोमैटिक लाइट होता है। तो क्रोमैटिक क्या होता है, तो क्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर ऑफ लाइट। सिंगल कलर ऑफ लाइट का मतलब होगा कि किसी प्रिज्म पर अगर हम ग्रीन लाइट लेकर आ रहे हैं तो केवल ग्रीन लाइट ही रहे, किसी प्रिज्म पर इंडिगो लेकर आ रहे हैं तो इंडिगो ही रहे, किसी प्रिज्म पर रेड लेकर आ रहे हैं तो रेड लाइट ही रहे, किसी प्रिज्म पर हम पर्टिकुलर कोई भी लाइट लेकर आ रहे हैं तो वो क्रोमैटिक लाइट हुआ, ठीक है, क्रोमैटिक लाइट हुआ। और अगर किसी पर हम मिक्सचर ऑफ 7 कलर लेकर आ रहे हैं तो वो कौन सी लाइट होगी, पॉलीक्रोमैटिक लाइट होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। और अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं तो आप आगे ऐसा कह सकते हैं कि आप देखें कि किसी भी कलर का जो यहाँ पर प्रिज्म से निकला हुआ कलर है, किसी भी कलर की कोई शार्प बाउंड्री नहीं मिल पाई है। हर एक कलर एक दूसरे से मिक्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प बाउंड्री नहीं मिलती है। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि हर एक कलर की कुछ न कुछ क्या होती है, वाइड रेंज होती है। और उस वाइड रेंज को ध्यान में रखते हुए इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या किया गया है, डिफाइंड किया गया है, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी को बता चुके हैं। तो हम इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम पर बात करेंगे। ओके बेटा, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।